नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी बुक बेहतर है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। अब तक की किताबों में सबसे बेस्ट मानी जाने वाली किताब रमेश सिंह की रही है, जो एक अच्छी बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस भी छात्र को उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आज उसका भी एक विकल्प उपलब्ध है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था नितिन सिंघानिया सर के द्वारा लिखी गई किताब है। नितिन सिंघानिया सर स्वयं एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनका बैकग्राउंड भी एकेडमिक पढ़ाई इकोनॉमिक्स में ही रही है। इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की ज़रूरत के अनुसार ही किताब को लिखा है। इस पुस्तक का एकेडमी से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही किताब लिखी गई है। इसीलिए जब इस पुस्तक को हम देखते हैं तो पहले अध्याय से ही लाइन बाय लाइन परीक्षा के अनुसार पूछे गए सवाल या फिर दिए गए विकल्पों के आधार पर ही शुरुआत हो जाती है और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, जिसको कोई भी छात्र जो थोड़ी बहुत भी बेहतर समझ रखता है, वो इसको समझने में इसको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। आइए हम देखते हैं सबसे पहले इस बुक में कौन सा चैप्टर है, किस हिसाब से लिखा गया है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो एक बात और हम बताना चाहेंगे कि 2021 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 12 सवाल इस बुक से डायरेक्टली आ गए थे। 2022 का जो बेसिक सवाल था, वो इस बुक पढ़ने के बाद बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो भी इकोनॉमिक्स के सवाल, चाहे वो पीसीएस हों, चाहे वो यूपीएससी में हों, जो भी बेसिक सवाल आएंगे वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय करंट अफेयर्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस किताब को टाटा मार्गरा हिल्स ने छापा हुआ है। नितिन सिंघानिया सर की ही एक और पुस्तक है जो भारतीय संस्कृति पर आधारित है, कला और संस्कृति नाम से आती है, जो कई सालों से बहुत ही पॉपुलर रही है। फ़िलहाल आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। तो देखते हैं, नितिन सिंघानिया सर 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसमें पूरी तरह से उनके बारे में लिखा गया है। ये हमने पढ़ते वक्त इसमें लिखा है कि किस चैप्टर को वरीयता देनी चाहिए जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। से चैप्टर 5, 6, 9, 11, 12 फर्स्ट टाइम, सेकेंड, इस प्रकार से आप भी पढ़ते वक्त यदि आप एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं तो दोबारा या फिर 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको पढ़ना हो तो आप इस क्रम में पढ़ाई करें, ताकि प्रीलिम्स में पूछे जाने वालों चैप्टरों की संभावना जिसमें ज़्यादा है वो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकें। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये भी बताया गया है कि कौन सा सवाल, यानी किस वर्ष में किस चैप्टर से अधिक सवाल रहे हैं, इकोनॉमिक्स का क्या पोर्शन रहा है, प्रीलिम्स में क्या योगदान है, मुख्य परीक्षा में क्या योगदान है। इधर विशेष सूची दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे, पहला ही चैप्टर है राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रकार, राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पे आप जीडीपी, जीएनपी के बारे में जानते हो। इनको जानने के बाद आप आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास के बारे में जानते हो, समझते हो, जिसमें हम ये समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्यों ज़रूरी है, आर्थिक समृद्धि का संबंध किन चीज़ों से है, आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके हम किस सूचकांक के द्वारा मापते हैं। निर्धनता और असमानता और बेरोजगारी क्या है, इनकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी के कारणों पर इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। निर्धनता पर अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता अर्थशास्त्री हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में भली भांति बताया गया है। आय असमानता के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी के विभिन्न कारणों, बेरोजगारी को दूर करने के
कुछ उपाय, इन सब पर चर्चा किया गया है। आकस्मिकरण भारत में जो अचानक से, जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 आया तो भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमराई। उस समय भारत की में बेरोजगारी का स्तर कैसे रहा, क्या हुआ, सरकार ने क्या कदम उठाए, उस पर लिखा गया है। मुद्रास्फीति जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यूपीएससी है उसका एक फेवरेट रहा है। ये हर साल इन्फ्लेशन पे सवाल पूछता रहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आरबीआई क्या कदम उठाएगा, रेपो रेट घटाएगा, बढ़ाएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा, घटाएगा, एसएलआर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नोट छापेगा कि नहीं छापेगा। इन सब पे बहुत ही क्रम वाइज एक एक कारणों पे ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। मुद्रास्फीति संबंधी कुछ अवधारणाएं, अपस्फीति, अस्फीति, प्रशासनिक उपाय, मुद्रास्फीति मंदी, इस सब के बारे में लिखा गया है। फिर भारतीय कर संरचना और लोक वित्त, ये पूरे पुस्तक की जान है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य भी तो यही है कि भारतीय कर संरचना कैसा हो, लोक वित्त को कैसे बढ़ोतरी किया जाए ताकि कल्याणकारी राज्य भी हम बने रहें, साथ ही लोगों के जीवन में भी बेहतर सुधार किए जा सकें, जिसके लिए एक अच्छे टैक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पूरी तरीके से जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, भारत सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट, उसमें कितने प्रकार के घाटे होते हैं, चाहे वो बजट घाटा हो, प्राथमिक घाटा हो, राजस्व घाटा हो, मुद्रिकृत घाटा हो, प्राथमिक घाटा हो, इन सब के बारे में भली भांति बताया गया है। उसके बाद भारत और आर्थिक योजना, भारत सरकार जो हमारे पास पहले योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग आया, लेकिन योजना आयोग द्वारा बनाए गए तमाम प्रकार के जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका क्या उद्देश्य था, उनमें कितने लाभ हुए, उसका क्या कमियां रह गई। मुद्रा और बैंकिंग जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है कि बैंक कैसे रन करते हैं, बैंक कैसे दिवालिया हो जाते हैं, बैंकों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बैंक किस तरीके से समावेशिता में अपना योगदान दे रहे हैं, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, प्रीपेड कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है, लघु वित्त बैंक क्या होते हैं, एनबीएफसी बैंक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया है जो कि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट है। अब हम बात करते हैं अगर वित्तीय बाज़ार की, तो जो सेंसेक्स के बारे में हम सुनते हैं, सेंसेक्स साथ गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऐसा क्यों होता है, पोर्टफोलियो क्या है, विदेशी निवेशक कौन होते हैं, उनके आने जाने से हमारे देश की इकॉनमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वित्तीय बाज़ार पे क्या प्रभाव पड़ता है, आरबीआई क्या कदम उठाती है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। कृषि जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि आज भी भारत की आधी आबादी कृषि पर ही निर्भर है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। तो जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत में कृषि की क्या प्रगति हो रही है, हरित क्रांति का क्या फ़ायदे हुए, क्या उसके घाटे हो रहे हैं, क्या हानियाँ हो रही हैं, भारत में गेहूँ उत्पादन क्या हो रहा है, दालों के उत्पादन में क्या सुधार हो रहा है, लोगों की डिमांड कितनी है, हम आयात कितना कर रहे हैं, कैसे उनमें सुधार किया जाए, इन सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर किया गया है। नए नए कानून जो भी 2020 में कानून बनाया गया था उसमें क्या सुधार किए जाने थे या फिर उन्हें क्यों वापस लिया गया, उनमें क्या कुछ कमियां थी, इन सब पे इस पुस्तक में विस्तृत चर्चा की गई है। भारत एवं भूमि सुधार, भारत में आज भी आप देखेंगे कुछ लोगों के पास 500 बीघे ज़मीन है, 100 बीघे ज़मीन है, किसी के पास एक कट्ठा भी नहीं है, एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए सुधार करने के लिए, ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, इस तरीके से इस पूरी पुस्तक में बताया गया है कि क्या क्या भारत सरकार ने अब तक अपने कदम उठाए हैं। भारत में सिंचाई, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को अगर हम कर्क रेखा से बांटें तो देखते हैं कि भारत दो रूपों में बढ़ जाता है, एक उष्णकटिबंधीय में, एक उपोष्णकटिबंधीय में। इस तरीके से भारत की अगर हम भौगोलिक स्थिति भी देखते हैं तो यहाँ पे पहाड़, चट्टान, मैदान, मरुस्थल सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऐसे में हमें भारत में सिंचाई का क्या प्रतिरूप होना चाहिए, सिंचाई के लिए अब तक क्या क्या उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से भूजल का कम इस्तेमाल करके भी अधिक उत्पादन किया जा सकता है, इन सब का यहाँ पर विस्तृत चर्चा किया गया है। भारत सरकार द्वारा सिंचाई के लिए अपनाए गए
रणनीतियों के बारे में चर्चा की गई। भारतीय उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, महारत्ना कंपनियाँ क्या हैं, नवरत्ना क्या है, मिनी रत्ना क्या है, इन सब के बारे में लिखा गया है। भारत एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैसे हम आज टोमेटो का चटनी खाते हैं, आलू का चिप्स खाते हैं, तो ये सब कैसे प्रसंस्कृत होते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, इनके लिए क्या भारत सरकार की नीतियाँ हैं, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे गाँव की तरफ लेके आया जाए, इन सब की चर्चा किया गया। फिर आता है सेवा क्षेत्र, जो कि भारत ने बहुत तेज़ी से सेवा क्षेत्र में प्रगति किया है और इस क्षेत्र में भारत आज दुनिया में अग्रणी देशों में आता है, खासतौर से सॉफ्टवेयर के रूप में। तो इस क्षेत्र को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ये जानना कि किस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया में सेवा क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और संरचना में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ध्यान दिया है और पिछले 75 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया गया इस चैप्टर में, जिसमें हमें सभी प्रकार के जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना फंड, क्षेत्रवार निष्पादन आदि पर ध्यान दिया गया है। वहीं भुगतान शेष अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात किया गया है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है। भारत में विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार इनके बारे में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के बारे में बात किया, जैसे ब्रिटेन वुड्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, IMF के उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से विश्व बैंक क्या है, WTO क्या है, G20, G3, G33, पेट्रोलियम निर्यातक, ओपेक प्लस, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। जनसंख्या और जनसांख्यिकी लाभांश, ये भी बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसी जनसंख्या को हम कैसे उसका लाभांश उठाएं, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है, जिसमें इस बात को पहले चर्चा ये किया गया है कि पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, इन सब में कितने स्किल्स हैं, कितने नॉन स्किल्स, कितने साक्षर हैं, कितने साक्षर नहीं हैं, उसे सरकार क्या लाभ उठा रही है, उनके जनसांख्यिकीय लाभांश उठाने में क्या चुनौतियां हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, सब में बेहद ही सरल शब्दों में किया गया है, जिसका हमें मेंस के सवालों में उपयोग करना है। निवेश के मॉडल कि भारत में कितने प्रकार से निवेश किया जा सकता है, इनके बारे में चर्चा किया गया है। संधारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया, जो आज दुनिया का बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें हम देखते हैं कि IPCC हो, UNEP हो, चाहे वो भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय हो, सभी ने बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत भी उसका भुक्तभोगी होने वाला है। फिर आते हैं कोविड-19 से संबंधित आर्थिक उपाय, चूँकि अभी कोविड-19 चल ही रहा है, तो कोविड-19 के बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि उसके आने के बाद क्या क्या समस्याएं हुई और उसके लिए भारत सरकार ने किस प्रकार के कदम और क्यों उठाए। तो ये है पूरा इस रिव्यू इस पुस्तक का, जो हमको बहुत ही अट्रैक्टिव लगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप देखेंगे इसमें हर चीज़ को समझाने के लिए बहुत ही सरल शब्दों का ये यहाँ पे बॉक्स बना के दिया गया है, ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ को समझ सकें। और इस प्रकार से हर इम्पोर्टेंट चीज़ को बॉक्स में कवर किया गया है, ताकि आपका ध्यान वहाँ जाए और आप उसको पढ़ें। इस प्रकार से ये बुक पहले की किताबों से बेहतर है, बहुत ही सरल शब्दों में है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को एकदम GM फसलें के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, GM फसलों पर अक्सर सवाल पूछा जाता रहा है UPSC में मेंस के क्षेत्र में। बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई पुस्तक है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया में से कोई एक बुक चुननी हो, तो मैं चुनाव नितिन सिंघानिया सर की बुक करूँगा, क्योंकि इस पुस्तक में चीज़ें सरल शब्दों में और उतनी ही लिखी गई हैं जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप छोड़ दें। इसमें एक भी चैप्टर, एक भी पैराग्राफ आप नहीं छोड़ सकते, और कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो आपको पढ़कर समझ में नहीं आए। तो इस तरह से हर UPSC के छात्र को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। नमस्कार।